वेलकम टू एसकेआर स्टडी पॉइंट। एसकेआर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं एसकेआर स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए टॉप 30+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेआर स्टडी पॉइंट से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से भी जाकर इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में दोस्तों कृषि क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था। और यह कब शुरू की गई थी? तो यह 1951 में शुरू की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। और इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर महत्वपूर्ण बल दिया गया था। तो आप इसे अवश्य याद कर लें। आपका अगला प्रश्न है कि पानी में बुलबुला किसके कारण उत्पन्न होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। जी हाँ दोस्तों, पानी में जो बुलबुला उठता है वह आपका पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न होता है। दोस्तों, पृष्ठ तनाव से संबंधित मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूँ। पृष्ठ तनाव का जो आपका SI पद्धति में मात्रक होता है वह आपका न्यूटन प्रति मीटर होता है, और आपका CGS पद्धति में जो पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है वह आपका जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगर इसके मैं कुछ और उदाहरणों की बात करूं तो जैसे कि आपका वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो वह आपके पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। और अगर बात की जाए कि गर्म खाना स्वादिष्ट क्यों लगता है? तो वह आपका पृष्ठ तनाव के कारण लगता है। सुई का जल पर तैरना भी पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। और जब जल की बूंदों पर या फिर नालियों में दोस्तों आपका मिट्टी का तेल डाल दिया जाता है तो मच्छर उस पर क्यों डूब जाते हैं नालियों में? तो वो भी आपका पृष्ठ तनाव के कारण, क्योंकि मिट्टी का तेल डालने से पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इसलिए मच्छर उसमें डूब जाते हैं। दोस्तों, मैंने भी जितने आपको ये सभी एग्जाम्पल बताए हैं, उदाहरण ये है यूपी ट्रिपल एससी पैट या फिर रेलवे में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप इन्हें जरूर याद कर लें। आपका अगला प्रश्न है कि थॉमस कप कौन सा? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बैडमिंटन से। जी हाँ दोस्तों, थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अनुग्रह नारायण सिंह थे। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो यह आपका भारत के बिहार राज्य में हुआ था। और ये क्यों हुआ था? तो ये किसानों के हक के लिए, जो उनकी नील की खेती के लिए किया गया था, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा। और यह आपका 1916-17 में किया गया था। कब किया गया था? 1916-17 में यह चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित कई बार प्रश्न पूछा गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वह किस राज्य से संबंधित थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों बिहार राज्य से संबंध रखते थे। कौन से? बिहार राज्य से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संबंध रखते थे। और दोस्तों यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन से? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और भारत की संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। भारत की संविधान सभा जो थी उस समय यह 11 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को भारत की प्रथम संविधान सभा के
स्थायी अध्यक्ष बन गए थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी? तो वह आपकी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष? तो वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। आपका अगला प्रश्न है कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका चीड़ के पेड़ से। जी हाँ दोस्तों, तारपीन का जो तेल है वह आपका चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। तो इसे भी आप अवश्य याद कर लें कि उसका तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। आपका अगला प्रश्न है कि चोल प्रशासन में शिक्षा की प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है संस्कृत और तमिल। जी हाँ दोस्तों, चोल प्रशासन में जो आपकी शिक्षा की प्रमुख भाषा थी वह आपकी चोल प्रशासन में आपकी शिक्षा की जो प्रमुख भाषा थी वह आपकी संस्कृत और तमिल थी। कौन कौन सी भाषाएं थीं? चोल प्रशासन में 2 प्रमुख भाषाएं थीं, एक तो थी आपकी संस्कृत और एक आपकी तमिल, जो कि ये दोनों प्रमुख भाषाएं थीं चोल प्रशासन में। इसे भी आप अवश्य याद कर लें। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है शिमला। जी हाँ दोस्तों, भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में जो आपका शिमला है वहाँ पर आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। कहाँ पर? आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वह आपका शिमला, जो कि कहाँ पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। शिमला कहाँ पड़ता है आपका? हिमाचल प्रदेश में आपका शिमला पड़ता है, जहाँ की आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। आपका अगला प्रश्न है कि आधी रात्रि के सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नॉर्वे। जी हाँ दोस्तों, आधी रात्रि के सूर्य की भूमि नॉर्वे देश को कहा जाता है। और डूबते हुए सूर्य का देश आपका ब्रिटेन को कहा जाता है। और आपका उगते हुए सूर्य की भूमि जापान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जापान को। उगते हुए सूर्य की भूमि जापान को, आधी रात्रि की भूमि नॉर्वे को, और आपका डूबते हुए सूर्य की भूमि आपका ब्रिटेन को कहा जाता है। इसे भी आप अवश्य याद कर लें। तो इसका राइट आंसर है आधी रात्रि की सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? तो वह आपका नॉर्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे जहरीला सांप किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका रसल्स वाइपर। जी हाँ दोस्तों, रसल्स वाइपर को ही विश्व का सबसे जहरीला सांप माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि राज्यसभा और लोकसभा में धन विधेयक कितने समय में लौटाया जाना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 14 दिन में। राज्यसभा और लोकसभा को धन विधेयक 14 दिन के अंतर लौटाया जाना चाहिए। कितने? 14 दिन के अंतर। आपका अगला प्रश्न है कि गुप्त लेखन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क्रिप्टोलॉजी। क्या कहलाता है? क्रिप्टोलॉजी गुप्त लेखन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। आपका अगला प्रश्न है कि कोपा अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? कौन सा? कोपा अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से कोपा अमेरिका कप संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है कि लेखन की आधुनिक तमिल शैली का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका तिरुवल्लुवर। किसे? तिरुवल्लुवर को लेखन की आधुनिक तमिल शैली का पिता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तिरुवल्लुवर। क्या हो जाएगा? तिरुवल्लुवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन से संबंधित थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका बीबी गिरी। जी हाँ दोस्तों, बीबी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि आपकी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन से संबंधित थे। किससे? ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन से आपके बीबी गिरी
संबंधित थे। यह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे। दोस्तों बीबी गिरी के बारे में दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है इनसे संबंधित यह प्रश्न, कि बीबी गिरी एकमात्र भारत के ऐसे प्रधानमंत्री वो राष्ट्रपति थे जिनके मतदान के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। कौन से? बीबी गिरी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। इसे भी आप जरूर याद कर लें। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बीबी गिरी जो थे यह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन से संबंधित थे और दूसरे चक्र की मतगणना भी इन्हीं के निर्वाचन के समय करनी पड़ी थी। और भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध चुने गए थे? तो वह आपके नीलम संजीव रेड्डी थे। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ और बातें जान लेते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रपति का जो आपकी योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, वह क्या होनी चाहिए कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह भारत का नागरिक हो और वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की जाए तो राष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो वह आपका उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो वह आपका राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति को दोस्तों शपथ कौन दिलाता है? तो वह भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति ही दोस्तों भारत में कार्यपालिका का प्रधान माना जाता है। राष्ट्रपति का वेतन दोस्तों 5 लाख रुपए प्रतिमाह होता है। कितना? 5 लाख रुपए प्रतिमाह होता है। और भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख भी राष्ट्रपति को माना जाता है। राष्ट्रपति को दोस्तों जो अपना त्यागपत्र देता है वह उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति के पद त्याग करने या मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसका पद 6 माह के अंदर भरा जाना आवश्यक है। संविधान के अनुसार 6 माह के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन करके राष्ट्रपति का पद दोबारा भरा जाना आवश्यक है मृत्यु या पद त्याग की स्थिति में। जब तक मृत्यु हो जाती है राष्ट्रपति की जब तक दूसरा राष्ट्रपति नहीं चुना जाए उस समय तक भारत का उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के सारे कार्य करता है। कौन सा? भारत का उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के सारे कार्य करता है। आपका अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सबसे बड़ा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में स्थित है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं जाता है और वीडियो बनाने में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आपका अगला प्रश्न है कि युद्ध घोषित करने के लिए कौन विधिज्ञ सक्षम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह युद्ध घोषित करने के लिए विधिज्ञ सक्षम है। दोस्तों राष्ट्रपति को भारत में 3 प्रकार से आपातकाल घोषित करने की शक्ति दी गई है 3 आर्टिकल में। वह कौन कौन से हैं? तो आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के समय भारत में आपातकाल घोषित कर सकता है। और दूसरा आर्टिकल है आपका आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 क्या है कि आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह राज्य में संवैधानिक विफलता के कारण राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। कौन सा? राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। और तीसरा कौन सा है
तो आर्टिकल है 360। आर्टिकल 360 में क्या कहा गया है कि आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। कौन सा? वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। दोस्तों, भारत में अब तक 3 बार आपातकाल घोषित किया गया है। कितनी बार? 3 बार आपातकाल घोषित किया गया है। पहला कब? पहला किया गया था 1962 में। कब? 1962 में भारत और चीन का जिस समय युद्ध हुआ था, और भारत इस समय हार गया था 1962 के युद्ध में। दूसरा हुआ था आपका 1971 में। इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था 1971 में, और इसमें भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हरा दिया था। किसने? भारत ने पाकिस्तान को 1971 के युद्ध के समय बुरी तरह हरा दिया था। और तीसरा जो आपातकाल लगा था वह आपका 1987 के समय लगा था। कब? 1987 के समय भारत में आपातकाल लगा था। और यह क्यों लगा था? तो यह आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपका आपातकाल लगाया गया था। दोस्तों, इस आंतरिक गड़बड़ी शब्द की जो है वह यह है, अब इसमें संशोधन कर दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के द्वारा, कौन सा? 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के द्वारा आंतरिक गड़बड़ी के कारण सशस्त्र विद्रोह को यह शब्द दे दिया गया है। कौन सा? आंतरिक गड़बड़ी के शब्द को हटाकर अब सशस्त्र विद्रोह नामक शब्द दे दिया गया है आपातकाल की स्थिति में। तो यह 1987 में जो लगा था वह आपका आंतरिक गड़बड़ी के कारण लगा था। आपका अगला प्रश्न है कि किस संस्था की शुरुआत ज्योतिबा फुले ने की थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका सत्यशोधक समाज की। सत्यशोधक समाज की स्थापना दोस्तों, जो शुरुआत थी आपकी, वह आपकी ज्योतिबा फुले ने की थी। इसे भी आप अवश्य याद कर लें। आपका अगला प्रश्न है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है लेडी विद लैंप। जी हाँ दोस्तों, लेडी विद द लैंप नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। दोस्तों, यह सभी प्रश्न जो हैं आपके यूपी ट्रिपल द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और मैं इन्हीं प्रश्नों को आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आपका अगला प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। अगर बात करूं कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो दोस्तों हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है हरित क्रांति का जनक। आपका अगला प्रश्न है कि किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? तो लखनऊ को दोस्तों नवाबों का शहर कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था आपका डगलस एंजेलवर्ट ने। किसने? डगलस एंजेलवर्ट ने ही दोस्तों आपका माउस का आविष्कार किया था। आपका अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए पहले यान का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका चंद्रयान-1। चंद्रयान-1 दोस्तों भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया पहला यान था, जो कि आपका 2008 में भेजा गया था। कब भेजा गया था? 2008 में चंद्रमा पर भारत ने यह पहला यान भेजा था। और दूसरा यान दोस्तों कौन सा था? तो वह आपका चंद्रयान-2 था। और यह कब भेजा गया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि चंद्रयान-2 कब भेजा गया था। आपका अगला प्रश्न है कि मानव किस प्रजाति से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका होमो। जी हाँ दोस्तों, मानव जो है वह होमो जाति से, वो प्रजाति से संबंधित है। मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वह आपका होमो सेपियंस है। और मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? वह आपका राना टिग्रिना है।
और मक्खी का मस्का डोमेस्टिका। क्या है? मस्का डोमेस्टिका मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? तो वो किया गया था आपका 1972 में। कब किया गया था? 1972 में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। आपका अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में राजीव गांधी की मानव बम हमले में हत्या हुई थी? तो वो है आपका राइट आंसर तमिलनाडु में। जी हाँ दोस्तों, भारत के तमिलनाडु राज्य में ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मानव बम हमले में हत्या कर दी गई थी। किसमें? मानव बम हमले में तमिलनाडु राज्य में आपकी राजीव गांधी की बम हमले में हत्या कर दी गई थी। तो इसे भी आप अवश्य याद कर लें। आपका अगला प्रश्न है कि किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका दादा भाई नौरोजी ने। जी हाँ दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने ही संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की थी। दोस्तों दादा भाई नौरोजी को ही आपका ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत के व्योमरुद्र के नाम से भी दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। और दादा भाई नौरोजी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 3 बार अध्यक्ष बने थे। कितनी बार? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 3 बार अध्यक्ष कौन बने थे? वो बने थे आपके दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। इसे भी आप अवश्य याद कर लें। आपका अगला प्रश्न है कि तराइन की प्रथम लड़ाई किनके मध्य लड़ी गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। किसके? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच दोस्तों तराइन की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी। और यह कब हुई थी? तो यह आपकी 1191 में हुई थी। कब हुई थी? 1191 में तराइन की प्रथम लड़ाई हुई थी। दोस्तों इसी के क्रम में आपकी 3 लड़ाइयाँ हुई थीं। कौन कौन सी? एक तो हुई थी आपकी 1191 में तराइन की प्रथम लड़ाई, वो हुई थी आपकी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। और इसमें जीता कौन था? तो वो जीता था आपका पृथ्वीराज चौहान। तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। और फिर 1192 ईस्वी में दोस्तों आपकी कब? 1192 ईस्वी में तराइन की द्वितीय लड़ाई होती है। कब होती है? तराइन की द्वितीय लड़ाई। और इसमें कौन जीतता है आपका? तो इसमें जीतता है आपका मोहम्मद गौरी। कौन? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में हरा दिया था। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। और इस समय पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा। दोस्तों इसी घटना के बाद पृथ्वीराज चौहान के जो ससुर थे जिनका नाम था जयचंद। कौन थे? जयचंद। जयचंद और दोस्तों मोहम्मद गौरी के बीच 1194 ईस्वी में, कब? 1194 ईस्वी में एक युद्ध होता है जो होता है आपका चंदावर का युद्ध। और उस चंदावर के युद्ध में कौन किस किस के बीच होता है? जयचंद के और मोहम्मद गौरी के बीच। और जयचंद कौन थे? तो वह आपके पृथ्वीराज चौहान के ससुर थे। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच सन 1192 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें जयचंद मोहम्मद गौरी के द्वारा मारा जाता है। और जयचंद और मोहम्मद गौरी के उस बीच में युद्ध होता है जिसमें जयचंद की हार होती है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है उसमें। तो पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ जिसमें आपका पृथ्वीराज चौहान जीत गया। तराइन के दूसरे युद्ध में आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गया और मारा गया। फिर उसके पश्चात 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ जिसमें चंदावर के युद्ध में आपका मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ जिसमें कि आपका मोहम्मद गौरी
फिर से जीत गया और आपका चंदावर हार गया। इसे भी आप अवश्य याद कर लें। आपका अगला प्रश्न है कि बुल और बियर शब्दों का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों ये किया जाता है आपका स्टॉक एक्सचेंज में। जी हाँ दोस्तों, बुल और बियर का प्रयोग जो है आपका वह स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि राम एक केक अपने दांतों से काटता है, वह किस प्रकार के दांतों का प्रयोग करता है। तो दोस्तों वह आपके कृंतक दांतों का प्रयोग करता है। कौन से? कृंतक दांतों का प्रयोग करता है। दोस्तों मनुष्य के मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से? पहले होते हैं कृंतक, दूसरे होते हैं रदनंदक, तीसरे होते हैं चर्वणक और चौथे होते हैं अर्घ चर्वणक। कृंतक, रदनंदक, चर्वणक और अर्धचर्वणक मनुष्य के मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। और ये कितने होते हैं टोटल? तो ये आपके 32 होते हैं। कितने होते हैं? 32 ये आपके दांत होते हैं टोटल। आपका अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को अपनी दृष्टि ठीक करने के लिए उसे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका अवतल लेंस। जी हाँ दोस्तों, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को आपका अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा आपकी दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए। और आपका दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका? उत्तल लेंस का। और दोस्तों आपका जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा? तो वह आपका ड्यूफोक्सी लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा उस दोष को दूर करने के लिए। कौन से? जरा दृष्टि दोष को। आपका निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा? तो वह आपका करना पड़ेगा अवतल लेंस का। और आपका जो दूर दृष्टि दोष है उसे दूर करने के लिए आपका उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। और जो आपका जरा दृष्टि दोष है उसे दूर करने के लिए आपका कौन से लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा? वो आगा ड्यूफोक्सी लेंस, या फिर ड्यूफोक्सी या फिर बाइफोक्सी लेंस। और दोस्तों इसे उभयातल लेंस भी कहते हैं। दोस्तों ये जरा दृष्टि दोष जो है यह केवल आपका वृद्धावस्था में ही होता है। कौन सा? वृद्धावस्था में। लेकिन निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष वृद्धावस्था से पहले भी हो सकते हैं। ये दोनों दोष वृद्धावस्था से पहले भी हो सकते हैं, लेकिन जरा दृष्टि दोष आपका वृद्धावस्था में होता है। इसे भी आप अवश्य याद कर लें। आपका अगला प्रश्न है कि टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका कलहड़ ने। किसने किया था? सैमुअल मॉर्स ने। किसने? सैमुअल मॉर्स ने दोस्तों टेलीग्राफ का आविष्कार किया था। सैमुअल मॉर्स ने टेलीग्राफ का आविष्कार किया था। आपका अगला प्रश्न है कि कलहड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में क्या है। तो दोस्तों इसमें क्या है? कश्मीर का इतिहास। जो कि दोस्तों राजतरंगिणी जो पुस्तक है जो कि कलहड़ द्वारा रचित है, उसमें राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर का इतिहास वर्णित है। कश्मीर के इतिहास के बारे में ही कलहड़ ने राजतरंगिणी पुस्तक लिखी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कश्मीर। दोस्तों यूपी SSC पैट में जो है आपका लेखक और उनकी रचनाओं से संबंधित अलग से आपका सिलेबस में एक ऑप्शन दे रखा है कि लेखक और उनकी रचनाओं से संबंधित आपके प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो आपको कई सारे महत्वपूर्ण लेखक हैं उनसे संबंधित रचनाएं और उन लेखकों का नाम अवश्य याद करना है। जैसे कि आपका एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं कालिदास। कालिदास से संबंधित आपको जो भी उनकी रचनाएं हैं उन्हें आपको अवश्य याद करना है। किनसे? कालिदास से संबंधित जो भी आपकी रचनाएं हैं उन्हें आपको जरूर याद करना है। कालिदास की जितनी भी रचनाएं हैं, जैसे कि आपकी कालिदास की कई सारी रचनाएं हैं। एक है आपकी ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शकुंतलम। कौन कौन सी रचनाएं हैं? एक है आपकी ऋतुसंहार और एक है आपकी मेघदूत
और एक है आपकी कुमार संभव और रघुवंश, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शकुंतलम। ये कालिदास की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और जैसे विशाख दत्त की कौन सी आपकी मुद्रा राक्षस, कौन सी है मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और विशाख दत्त की दोस्तों एक महत्वपूर्ण रचना और है, वो है आपकी देवी चंद्रगुप्तम। कौन सी? देवी चंद्रगुप्तम जो है आपकी विशाख दत्त की महत्वपूर्ण रचना है। और जैसे आपकी हर्षवर्धन हो गए, हर्षवर्धन की बहुत महत्वपूर्ण रचना है, तीन नाटक लिखे उन्होंने, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। कौन कौन सी? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद हर्षवर्धन की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और आपके कई सारे लेखक हैं, जैसे कि आपकी बाणभट्ट हो गए। बाणभट्ट के लेखक कौन? बाणभट्ट की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो वह हैं आपकी हर्षचरित एवं कादम्बरी हो गई। कौन कौन सी? बाणभट्ट की रचनाएं। और जैसे कि आपके बागपति हो गए, बागपति राज की रचना है गौड़ बाहो। कौन सी? गौड़ बाहो बागपति की रचना है। तो यह सभी रचनाएं आपको जरूर याद करनी है, जो कि आपकी यूपी ट्रिपल पैट में अवश्य पूछा जाएगा। 1 या 2 नंबर का इससे प्रश्न आएगा कि लेखक और उनकी रचनाओं से संबंधित। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो से संबंधित आपको कोई भी सजेशन या फिर कोई शिकायत है, आप कमेंट करना ना भूलें। उसका समाधान या उससे संबंधित कोई भी जानकारी आपको अवश्य दी जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप हमारी प्रीवियस ईयर और स्टैटिक जीके से संबंधित वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।